मेंसुरेशन कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, कंप्लीट फार्मूला का। जो ये आपको बीपीएससी टीचर 1 to 5 6 to 8 9 10th के लिए पूरा इनफ। यहाँ पे हम लोग वन शॉट और तेजी में फार्मूला को रिवाइज करेंगे। उसके बाद में एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं टॉप मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को करवाने वाला हूँ, जिससे आपके मेंसुरेशन के सारे टाइप कवर अप हो जाएंगे और आप बीपीएससी टीचर के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। साथ ही ये वीडियो आपको अदर एग्जाम्स के लिए भी वेरी हेल्पफुल होगा, रेलवे, एसएससी। सो मस्ट वॉच एट द एंड। चलिए अब फॉर्मूला रिवीजन करते हैं। पहला सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और डायमीटर, डायमीटर है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। ओके, जब हम सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर या पाई मल्टीप्लाई टी, पाई गुने डायमीटर। ओके, जहाँ पे पाई का वैल्यू होता है 22/7 या क्वेश्चन में आपको बोलेगा 3.14 लेने के लिए भी। पाई एक अपने आप में रेशनल नंबर है और परिमेय संख्या है। यहाँ पे आप जैसा देखोगे कि एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता होता है जिसमें आप एक चक्कर या दो चक्कर लगाते हो, तो कभी भी चक्कर का क्वेश्चन आएगा ना वृत्त वाले में, तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि एक चक्कर बराबर होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मतलब एक चक्कर जब आपको बोला जाएगा निकालने के लिए, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक वृत्त का ट्रैक है, उस पे एक आदमी जो है ना एक चक्कर में कितना दूरी लगाएगा, तो सिंपली आपसे वो परिधि पूछ रहा है उस सर्कल का। ओके, हम लोग आप देखते हैं सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस होता है पाई आर जो 2 आर, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 36/7। ओके, नेक्स्ट है ट्रायंगल, जहाँ पे ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 गुने बेस गुने हाइट, या हम लिख सकते हैं बेस गुने हाइट बाय 2। अगर आपको किसी भी त्रिभुज में पेरीमीटर निकालने के लिए बोला जाएगा तो बेसिकली आप सम ऑफ ऑल साइड उसके सारे भुजाओं को जोड़ दीजिए। आगे हम लोग देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 गुने भुजा का होल स्क्वायर। फिर समबाहु त्रिभुज में आपसे हाइट पूछा जाए तो √3/2 गुने हाइट, √3/2 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का हाइट, बेसिकली किसी भी त्रिभुज का हाइट क्या होता है जो एकदम स्ट्रेट, ये हो गया उसका हाइट। ओके, तो दैट इज द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, जब आपसे पेरीमीटर पूछा जाता है समबाहु त्रिभुज में, तो समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर होता है 3 गुने भुजा। अब हम लोग देखेंगे आइसोसेलस समद्विबाहु त्रिभुज। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का आपसे एरिया पूछा जाएगा तो b/4 √4a² माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे b होता है असमान भुजा। जैसा कि आप इस फिगर को देख रहे हैं, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये दोनों इक्वल साइड है, जिसे मैंने ए से डिनोट किया, और ये अनइक्वल साइड है असमान भुजा है जिसे हमने बी से डिनोट किया। तो इसी प्रकार से मैंने इसका यहाँ पे एरिया लिखा। ओके, अब ये एरिया याद कर सकते हो तो इजिली आप समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया, ये अगर आप ये एरिया का फॉर्मूला याद करते हो तो इजिली समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। नहीं तो आपके पास तो हीरोज फॉर्मूला है ही, जो रूट अंडर एस एस माइनस ए एस टू एस माइनस बी एस टू एस माइनस सी होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज में उसकी ऊंचाई निकालने की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 √4a² माइनस बी स्क्वायर। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं एबीसी है तो डायरेक्ट आप इस एरिया का भी यूज कर सकते हैं, √S × S - A × S - B × S - C, जहाँ एस को हम सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमिति बोलते हैं। और अर्ध परिमिति के लिए पहले आप परिमाप निकालिए, मतलब a+b+c का आधा कर दीजिए, उसके भुजाओं को जोड़ के आधा कर दीजिए, वही आपको अर्ध परिमिति हो जाएगा। ओके, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब त्रिभुज में सिर्फ दो भुजा दिया हो, मतलब ऊंचाई दिया ना हो, सिर्फ दो भुजा दिया हो, तो हम एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 गुने ए बी गुने साइन सी। ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा है आइए हम लोग आगे समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी और सी एक ट्रायंगल है। जब मैं सिर्फ दो भुजा का यूज करता हूँ, मान कर चलिए मैं बी और सी का यूज करके एरिया निकालना चाहता हूँ, तो मैं एरिया बराबर लिखूंगा 1/2 ये बी और सी, और इस बी और सी के बीच के एंगल, ये एंगल, तो साइन एंगल ए। ओके, अगर मैं ए और सी का यूज करता हूँ तब मैं लिखूंगा 1/2 ए सी, और ए और सी के बीच में कौन सा एंगल होएगा? साइन बी। ए और सी के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? तो साइन बी। तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एंगल पहले से दिया रहेगा, या तो एंगल ए देगा, या तो एंगल सी देगा, या तो एंगल बी देगा, तो हम वो दो साइड लेंगे और उसके बीच का एंगल लेके हम इस तरह से भी एरिया निकाल सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का अगर आपसे एरिया पूछे तो 1/2 गुने आधार गुने लंब, मतलब 1/2 गुने परपेंडिकुलर गुने बेस। यदि आपसे यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने लिखा है, जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपसे इसी में सरकम रेडियस पूछ दे राइट एंगल ट्रायंगल में परित्रिज्या, तो डायरेक्ट सरकम रेडियस निकालेंगे, कर्ण का आधा कर देंगे। सरकम रेडियस क्या होता है? जब एक सर्कल बाहर बना हो और उसके अंदर में आप क्या बना दो, उसके अंदर में आप राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। जब सर्कल बाहर बना हो उसके अंदर में आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, तब ये जो लाइन होता है यही तो सरकम रेडियस होता है। ये अगर हमें निकालने के लिए पूछे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप सीधे कर्ण का आधा कर दो। ओके, अगर हमें अंतः त्रिज्या पूछा जाए समकोण त्रिभुज में अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या क्या होता है? जब आपका यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना हो और उसके अंदर में सर्कल बना हो, तो उसका त्रिज्या को हम लोग अंतः त्रिज्या बोलते हैं। और अंतः त्रिज्या निकालने के लिए है आपका आधार प्लस लंब माइनस कर्ण, मतलब p+b - h बट्टे में 2 निकाल देंगे तो इन रेडियस अंतः त्रिज्या निकल जाएगा समकोण त्रिभुज का।
जब हमें कोई सा भी त्रिभुज दे दिया जाए, कोई सा भी त्रिभुज, और वहां पे हमें सर्कम रेडियस फाइंड आउट करना हो, परित्रिज्या फाइंड आउट करना हो, तो ये सारे त्रिभुज में लगेगा और इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर ए बी सी, जहां पर ए बी सी है उनके भुजाओं का गुणनफल बट्टे 4 गुने एरिया, बट्टे 4 गुने एरिया। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं फिर से समझाता हूँ परित्रिज्या क्या होता है। परित्रिज्या वो होता है जब सर्कल बाहर बना हो और उसके अंदर में कोई त्रिभुज बन जाए, तो उसे ही हम परित्रिज्या कहते हैं। और परित्रिज्या निकालने का फॉर्मूला आपने देखा ही है, आर बराबर था एबीसी, मतलब त्रिभुज के भुजाओं का, एबीसी मतलब त्रिभुज के भुजाओं का गुणनफल बट्टे 4 गुने उस त्रिभुज का एरिया। इससे हम परित्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम जगह किसी भी त्रिभुज में अंतः त्रिज्या निकालना चाहते हैं। अंतः त्रिज्या क्या होता है कि जब सर्कल अंदर बना हो त्रिभुज बाहर बना हो, तब हम अंतः त्रिज्या बराबर निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बट्टे में सेमी पेरीमीटर, मतलब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे में उस त्रिभुज की अर्ध परिमिति से भागा देने पे, डिवाइड करने पे हमें अंतः त्रिज्या मतलब इन रेडियस आसानी से मिल जाता है। समबाहु त्रिभुज में अगर आपको इन अंतः त्रिज्या इन रेडियस निकालना हो तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम 2√3 से भागा दे देंगे, मतलब साइड बट्टे 2√3, या आप आर बराबर इन रेडियस का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मतलब इन रेडियस का फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे सेमी पेरीमीटर, उससे भी आप समबाहु त्रिभुज का इन रेडियस अंतः त्रिज्या आप आसानी से निकाल सकते हो। यहीं अगर हम सरकम रेडियस मतलब समबाहु त्रिभुज के सरकम रेडियस परित्रिज्या की बात करेंगे, तो आर बराबर होता है साइड बट्टे √3, या आप आर बराबर परित्रिज्या का ये फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैंने बताया है, एबीसी मतलब उनके भुजाओं का गुणनफल, मतलब समबाहु त्रिभुज के भुजाओं का गुणनफल बट्टे 4 गुने एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज। इससे भी आप परित्रिज्या निकाल सकते हो, या आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो। आयत के बारे में देखते हैं। आयत की एरिया बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। जब उसके पेरीमीटर की बात करेंगे तो 2:2 लंबाई जो 2:2 चौड़ाई या 2:2 l प्लस बी। जब हम डायगोनल की बात करें तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली कि आयताकार कमरे में सबसे लंबा रखे जाने वाले रॉड की लंबाई, मतलब विकर्ण पूछ रहा है। अगर किसी भी आयताकार कमरे में आप सबसे लंबा रॉड रखोगे या कोई सा भी चीज रखना है सबसे ज्यादा लेंथ का, तो आप इसी पोजीशन में रख सकते हो। और ये पोजीशन जो होता है ना विकर्ण का होता है, जिसके लिए हम उस टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्टली विकर्ण को फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग स्क्वायर मतलब वर्ग को देखते हैं। तो वर्ग का एरिया होता है साइड का होल स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, डायगोनल होता है √2 मल्टीप्लाई साइड। अब देखते हैं हम स्क्वायर में इन रेडियस जब अंतर त्रिज्या हो जाएगा, तो इन रेडियस मतलब अंतर त्रिज्या अगर स्क्वायर में निकालना है तो वर्ग के भुजा को आधा कर दो साइड बट्टे 2। अगर सर्कम रेडियस निकालना है परित्रिज्या तो होता है साइड बट्टे √2। ओके, अब हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज का, किसी भी चतुर्भुज का हम एरिया कैसे निकालें, तो एक बेसिकली बहुत अच्छा फॉर्मूला है, एरिया बराबर 1/2 गुने डायगोनल गुने ऊंचाइयों का योग। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण ये है और उसकी उनके उनमें ऊंचाई ये और ये है, तो आप उसका एरिया निकालो, तब आप ऐसे फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। बाद बाकी तो एक लाइन देकर यहाँ पे एक त्रिभुज बन जाता है, यहाँ पे दूसरा त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज का एरिया निकाल के ऐड करके भी हम चतुर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं। अब हम पैरालेलोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज पैरालेलोग्राम के एरिया के बारे में जानते हैं। एरिया बराबर होता है बेस गुने हाइट, मतलब बेस और हाइट आपको गिवन होगा समानांतर चतुर्भुज में, तो आराम से बेस गुने हाइट करके हम पैरालेलोग्राम समानांतर चतुर्भुज का एरिया फाइंड आउट। जैसा कि आप इस इमेज में देखते हो, यहाँ पे एक पैरालेलोग्राम है, ये इस बेस पे उसका हाइट है, तो आप डायरेक्ट एरिया बराबर बेस गुने हाइट कर सकते हो। लेकिन कभी कभी जब पैरालेलोग्राम में सिर्फ साइड गिवन हो, सिर्फ उसका साइड गिवन हो, मतलब बेस गिवन हो, हाइट नहीं दिया हो पैरालेलोग्राम में, तब हम कैसे पैरालेलोग्राम का एरिया निकालेंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे साइड 6 है और 3 है, और आपको यहाँ पे बेस नहीं, यहाँ पे आपको हाइट नहीं दिया गया है, तब हम एरिया निकाल देंगे कैसे, वो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए एरिया निकालेंगे हम ए बी साइन थीटा, जहाँ ए और बी साइड है, तो इसे हम समझते हैं जो भी दो साइड लेंगे, जैसे आप 6 ले रहे हैं और 3 ले रहे हैं, तो इसके बीच का एंगल आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जैसे लिए 6 गुने 3, तो इसके बीच का एंगल कौन है, साइन है, और साइन मतलब ए है, और इसका वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। अब जो भी दो एंगल लेंगे उसके बीच का आपको एंगल लेना, जो भी दो साइड लेंगे उनके बीच का एंगल लेना पड़ेगा। जैसे आप 6 ले रहे हैं और 3 ले रहे हैं, तो इसके बीच का एंगल क्या, साइन बी, तो साइन बी आपको लिखना पड़ेगा, और ये एंगल का वैल्यू क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा। जगह हमें समानांतर चतुर्भुज में पेरीमीटर पूछता है, तो आप डायरेक्ट आयत के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के समानांतर चतुर्भुज के पेरीमीटर को निकाल सकते हो। अब हम लोग रोम्बस मतलब सम चतुर्भुज को देखते हैं। रोम्बस का एरिया होता है 1/2 गुने प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब विकर्णों का गुणनफल, या 1/2 गुने d1 गुने d2। जब हम पेरीमीटर की बात करें तो 4 मल्टीप्लाई साइड्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है उसके भुजा और उसके विकर्ण में रिलेशन। सम चतुर्भुज के भुजा और विकर्ण में रिलेशन होता है 4 गुने साइड बराबर d1 का स्क्वायर जोड़ d2 का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, नहीं तो मैं एक और फॉर्मूला बताना जा रहा हूँ, उसको भी आप समझिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सम चतुर्भुज है, और ये सम चतुर्भुज में उसका दोनों विकर्ण जो है ना हमेशा 90 डिग्री पे कट करता है। कहाँ पे कट करता है, 90 डिग्री पे। तो जैसा कि यहाँ पे एक त्रिभुज आप देख रहे हो, त्रिभुज डी ओ और सी, ये त्रिभुज जो है ना,
और इसमें देखिए ये एंगल 90 डिग्री है। अब जब ये एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो कैसा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। और जो दो साइड मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं उसमें से एक साइड क्या हो जाएगा, बेस, और एक साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये जो बचा साइड है इसी को तो हम कर्ण बोलेंगे। और इसको हम किससे डिनोट किए हैं, ए, जो कि ए बराबर क्या है, साइड है। तो यहाँ से आप समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला निकाल लगा के भी यहाँ से डायगोनल और साइड में रिलेशन आप बता सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा साइड का स्क्वायर, जो कि साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण, इक्वल टू, अगर अगर ये पूरा विकर्ण D1 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना, D1/2 का होल स्क्वायर। ये अगर पूरा विकर्ण D2 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, D2/2 का होल स्क्वायर। ये भी समचतुर्भुज के भुजा और विकर्ण के बीच में रिलेशन है। आप या तो आप ये याद रखो या तो वो याद रखो, दोनों इक्वल है। ओके, आप दोनों से इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। आप यहाँ पे एक देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चंस आपने बहुत बार देखा होगा कि जब किसी आकार के वायर को आप मोड़ देते हो दूसरे आकार में तो हमेशा उस दोनों का पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कोई वर्ग के आकार का है एक वायर, उसको आप मोड़ के दूसरे आयत में बना रहे हो तो आप वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप हमेशा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्यूब घन को समझते हैं। क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का होल क्यूब। तो अगर हम इसका लार्ज लेटरल सरफेस एरिया पास सरफेस क्षेत्रफल देंगे तो 4 गुने साइड का स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो एरिया बराबर 6 गुने साइड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो क्यूब का हर एक फेस, हर एक फलक क्या होता है, वर्ग होता है। ओके, अगर हम क्यूब का विकर्ण डायगोनल की बात करें तो √3 गुने भुजा हो जाएगा। क्यूब में फेस फलक की संख्या 6 होती है। अगर एज किनारे की बात करें तो 12 होता है। वर्टिसेस शीर्ष की बात करें तो 6 होता है। और ये इंपॉर्टेंट, किसी भी 3D फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर के लिए जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, वर्टिसेज मतलब शीर्ष जोड़ फेस फलक माइनस एज किनारा बराबर 2, हमेशा यही होगा। जैसा कि आप इस क्यूब के फिगर में देख सकते हो, ये होता है फेस, ये जो आप देख रहे हो डॉटेड, इससे दिखाया गया वर्टिसेज को, और ये पूरा होता है एज किनारा। ओके, अगर हम घना क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, पास सरफेस क्षेत्रफल या पास सरफेस क्षेत्रफल ही होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर हम टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 2 इंटू एल प्लस बी जोड़ बी प्लस एच जोड़ एच एल, ये हो जाता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ पे इसमें भी फेसेस देखें तो 6 होता है, एजेस 12 होता है और वर्टिसेस 8 होता है। ओके, अगर हम क्यूबॉइड में आपको क्यूबॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जब भी घना में उस एडजेसेंट आसन भुजाओं का क्षेत्रफल दिया हुआ है A1 A2 A3, तब उसका हम आयतन कैसे निकालेंगे, उस आसन भुजाओं को रूट अंडर A1 गुने A2 गुने A3 कर देंगे। इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बना भी है। अगर हम विकर्ण की बात करें घना में तो विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर जो ऊंचाई स्क्वायर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप देखे होंगे क्वेश्चंस में किसी भी 3D फिगर में पिघला कर दूसरा 3D फिगर बनाया जाता है तो दोनों दोनों जो भी फिगर बनाया जाएगा दोनों का आयतन आपस में हमेशा बराबर होगा। अब हम लोग ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज को देखेंगे। किसको देख रहे हैं, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज को। अब देख लो ये दो साइड हमेशा समानांतर साइड होता है और ये जो सी और डी साइड है ये नॉन पैरेलल और समानांतर साइड होता है। और ये देख रहे हो हाइट को, ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज का एरिया बराबर होता है 1/2 गुने सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ओके, अब हम लोग बैलेंस सिलेंडर को देखेंगे तो सिलेंडर में जब हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। किसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम वॉल्यूम का सिलेंडर का मतलब सिलेंडर का लेटरल पास सरफेस क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है 2 पाई आर एच। तो पास सरफेस क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे बेलन तो कंप्लीट फिगर होता है, जब भी पास सरफेस क्षेत्रफल बोले लेटरल सरफेस एरिया सिर्फ हम ये दोनों का एरिया निकालते हैं। यहाँ पे जो सर्कल रहता है ना, एक सर्कल यहाँ पे और एक सर्कल यहाँ पे, इसके एरिया को हम ऐड नहीं करते हैं। तो इसके एरिया को किसमें ऐड करते हैं, तो इसके एरिया जब हम संपूर्ण क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। तो इसका बन जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ओके, यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। जब हम एक आयत को रोटेट करके मतलब घुमा करके बेलन बनाएंगे, क्या करके, रोटेट करके घुमा करके। तो देखो आयत को अगर रेक्टेंगल को जिस एक्सेस को मानकर आप घुमाओगे रोटेट करोगे, वो एक्सेस वो चीज जो है ना हाइट बन जाएगा, जो बचा हुआ चीज है वो रेडियस बन जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन ये बोला जाए कि जब एक आयत को उसकी लंबाई के अनुसार घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है, तो लंबाई क्या बन जाएगा, हाइट, और जो बचा होगा चौड़ाई वो क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। कब, जब हम रोटेट करेंगे घुमाएंगे तब। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हम जब अकॉर्डिंग टू लेंथ के अनुसार घुमाते हैं तो लेंथ हाइट बन जाता है और ये जो चौड़ाई है वही हमारा रेडियस बन जाता है। वही चौड़ाई क्या बन गया है यहाँ पे, वही चौड़ाई रेडियस बन जाता है, जैसा कि इस फिगर में भी यहाँ पे देख सकते हो। ओके, लेकिन जब हम उसी आयत को रोल करके रोलिंग ऑफ रेक्टेंगल मोड़ कर बनाते हैं, मतलब अब जिस एक्सेस के अकॉर्डिंग हम रोल करते हैं मतलब मोड़ते हैं, यहाँ पे रोलिंग हो रहा है, मोड़ते हैं जिस आयत को जिस एक्सेस के अकॉर्डिंग मोड़ते हैं वो सर्कमफ्रेंस परिधि बन जाता है। जैसे हम लंबाई के अनुसार मोड़ रहे हैं, जब एक आयत को उसकी लंबाई के अनुसार मोड़ करके बेलन बनाया जाता है तो वो लंबाई क्या बन जाएगा, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस परिधि बन जाएगा। और जो बचेगा क्या बचेगा, तो चौड़ाई बचेगा, वो हाइट ऊंचाई बन जाएगा बेलन का। ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे आइसोसेलस ट्रेपेजियम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने इसे क्वेश्चन के जरिए आपको समझाना चाहूंगा कि देखिए समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में अगर आपको समानांतर भुजाएं 20 और 8 दिए हैं और असमानांतर भुजाएं 10 दिए हैं। मैं पहले बता देता हूँ आइसोसेलस ट्रेपेजियम में असमानांतर भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं और समानांतर भुजा आपस में पैरेलल होती है, क्योंकि हर एक समलंब चतुर्भुज में समानांतर भुजा पैरेलल होती है, लेकिन असमानांतर भुजा किसमें बराबर होता है, आइसोसेलस समद्विबाहु। ओके, हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का मैं एरिया निकालने जा रहा हूँ, तो जिसमें समानांतर भुजा 8 और 20 दिया गया था। ओके, 8 और 20 दिया गया था और समानांतर भुजा 8 और 20 दिया गया था और समानांतर भुजा 10 दिया गया था और समानांतर भुजा आपस में बराबर होता है तो दोनों 10 10 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने पहले ही हाइट डाल के रखा हुआ है, ये हो गया हाइट, और हाइट कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो ये 8 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 8 हो जाएगा, तो 20 में से 8 गया तो बचा 12, तो ये दोनों जो है ना 12 आधा हमेशा समद्विबाहु समलंब त्रिभुज में ये दोनों हाफ हो जाता है, मतलब 12 का आधा, ये पार्ट क्या हो जाएगा 6 और ये पार्ट क्या हो जाएगा 6। तो आप देख सकते हो ये 6 है ये 10 है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया लंब हो गया। तो लंब निकाल सकते हो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो सॉल्व करने पर आपको 8 आ जाएगा। तो यही 8 हमारा क्या हो गया, यही 8 हमारा हाइट हो गया। तो हम समलंब चतुर्भुज का एरिया का फार्मूला यूज करेंगे 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ओके, आपको समझ में आ गया होगा या नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और देखिए इसको। वैसे भी ये फार्मूला रिवीजन सेशन है, इसके बाद मैं एक और वीडियो सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें बेस्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो जब वो क्वेश्चंस वाले सीरीज को देखते हो तो आपका मेंसुरेशन अच्छा हो जाएगा, एक अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, पहले आपने देख रखा है तो मस्ट वॉच दैट वीडियो। अभी तक तब तक के लिए आप ये रिवीजन के तौर पे इस फार्मूला को देखो और याद करने की कोशिश करो। अब हम लोग कौन शंकु को देखेंगे, तो शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, जिसका लेटरल पास सरफेस होता है पाई आर और टोटल संपूर्ण क्षेत्रफल होता है पाई आर इनटू एल प्लस आर। अगर हम यहाँ पे स्लांट है तो ये ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई का फार्मूला होता है रूट अंडर हाइट का स्क्वायर जो रेडियस का स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हो ये स्लांट हाइट हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा और ये एल्टीट्यूड हाइट हो जाएगा। हाइट हमेशा 90 डिग्री बनाता है।
यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चिन्ह को देखेंगे। चिन्ह कैसे बनता है, जैसे मान के चलिए ये शंकु है, ओके। जब आप शंकु को कहीं से भी कट कर दोगे, देखिए जैसे मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, तो यही वाला पार्ट क्या बन के निकलता है, चिन्ह, ओके। इसे हम फ्रस्टम बोलते हैं, ओके। इस चिन्ह का जब हम वॉल्यूम देखेंगे 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर, जो कैपिटल आर इनटू स्मॉल आर, जो स्मॉल आर का स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा आर बराबर होता है आउटर रेडियस और स्मॉल आर बराबर होता है इनर रेडियस, ओके। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो पाई इनटू कैपिटल आर स्क्वायर जो स्मॉल आर स्क्वायर, जो पाई इनटू एल इनटू कैपिटल आर जो स्मॉल आर। जब यहीं पे हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो पाई एल इनटू कैपिटल आर जो स्मॉल आर, ओके। यहाँ पे मैंने दिखाया कैसे कंप्लीट कॉन्सेप्ट फ्रस्टम बनाया जा सकता है। कट करने के बाद ऐसा फिगर मिलेगा, किसको कट करने के बाद, शंकु को कट करने के बाद, तो शंकु को कट करने के बाद ऐसा फिगर मिलता है जिसे हम फ्रस्टम बोलते हैं। अगर फ्रस्टम में हम स्लैंट है तो ये चाहिए फार्मूला को जाने तो होता है रूट अंडर हाइट के स्क्वायर जो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एक स्फीयर हम लोग गोला को देखेंगे, गोला को देखने से पहले सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस जानिए। आपने बैंगल चूड़ी को देखा होगा ना, चूड़ी में हम इस साइड से उस साइड देख पाते हैं। जिस भी चीज में जो भी गोलाकार से इस साइड से उस साइड देख पाए वो सर्कल, और जिसमें नहीं देख पाए वो स्फीयर है। जैसे मैं आप एक बॉल ले लोगे तो बॉल को इस साइड से उस साइड हम नहीं देख सकते ना, तो वो स्फीयर है। यही बेसिक डिफरेंस स्फीयर गोला में और सर्कल में, ओके। हम देखिए यहाँ पे हम स्फीयर गोला के वॉल्यूम आयतन की बात करें तो आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम गोला का संपूर्ण पृष्ठफल सरफेस एरिया या कर्व पृष्ठफल पासा पृष्ठफल एरिया की बात करें तो दोनों सेम होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर यूनिट, ओके। अगर हम हेमिस्फीयर गोले की बात करें तो गोले का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठफल 3 पाई आर स्क्वायर, और सी कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया या पासा पृष्ठफल 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे हॉलो सिलेंडर खोखले बेलन, खोखले बेलन की आयतन की बात हो तो पाई इनटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू जहाँ पे आर बराबर होता है आउटर रेडियस बाहरी त्रिज्या और आर स्मॉल आर बराबर होता है इनर रेडियस आंतरिक त्रिज्या। यहाँ पे आप खोखले बेलन हॉलो सिलेंडर का इमेज देख रहे होंगे जिसमें आपको दो सिलेंडर दिखाई दे रहा होगा। तो अंदर वाले सिलेंडर का जो रेडियस होता है उसे स्मॉल और बाहर वाले का जो रेडियस होता है उसे हम कैपिटल आर बोलते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी-कभी आपको एग्जाम में थिकनेस या वाइडनेस चौड़ाई या मोटाई जानने को पड़ेगा, जिसमें आप आउटर रेडियस बदले वाले त्रिज्या में से कैपिटल आर में से स्मॉल आर मतलब आंतरिक त्रिज्या को माइनस कर दोगे तो आप चौड़ाई या मोटाई निकाल पाओगे। अगर हम खोखले बेलन के टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई इनटू कैपिटल आर जो स्मॉल आर इनटू एच जो 2 पाई इनटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया पासा पृष्ठ की बात करें तो 2 पाई एच इनटू कैपिटल आर जो स्मॉल आर। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किया है। अगर आप देखना चाहो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। जब हम किसी रेक्टेंगल आयत या वर्ग के अंदर रास्ता बनाते हैं, उसके बाहर रास्ता बनाते हैं तो उस रास्ते का क्षेत्रफल हमसे बेसिकली पूछ लिया जाता है, तो वो क्या होगा उसे हम यहाँ पे जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो जब एक आयत में रास्ता बनाया जाता है इनसाइड अंदर, तो उस आयत का उस रास्ते का हमेशा आपको चौड़ाई दिया रहेगा, जो रास्ता हम बनाएंगे अंदर या बाहर उसका चौड़ाई दिया रहेगा। यहाँ पे चौड़ाई कितना यूनिट दिया है, ए यूनिट। तो यहाँ पे फिर आपको रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ भी गिवन रहेगा। तो जब हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे सिर्फ उस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें बचा पार्ट है मतलब ये पार्ट में हमने रास्ता बनाया, उसके बाद जो बच गया है जो भाग उस भाग को घटा देंगे तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। तो यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा आयत का क्षेत्रफल n गुना b माइनस, देखिए आप लंबाई में से जो जितनी चौड़ाई का हम रास्ता बनाएंगे उसका दोगुना करके आप माइनस कर दोगे। जब रास्ता अंदर होगा तब माइनस कर देंगे और इनटू चौड़ाई में से भी दोगुना करके माइनस कर देंगे, ऐसे करके हम इजीली निकाल लेंगे, ओके। जब हम रास्ता अंदर बनाएंगे तब हम इन फार्मूला का यूज करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक आयत है 60 मीटर चौड़ा और 200 मीटर लंबा, इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। कहाँ पे बना रहे हैं अंदर। अब देखो जब अंदर बन रहे हैं तो एक एरिया तो निकल जाएगा 60 गुने 200 से, और दूसरा एरिया जो निकालेंगे तो क्या करेंगे, जब भी अंदर बनता है तो 60 में से चौड़ाई का दोगुना माइनस कर देंगे। चौड़ाई कितना मीटर चौड़ा है 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, तो एक आपका चौड़ाई मिल जाएगा 50, और ऐसे हम लंबाई निकालेंगे तो 200 में से कितना माइनस करेंगे, बिकॉज़ अंदर बना रहे 5 मीटर चौड़ा, दोगुना माइनस कर देंगे तो 5 दूनी 10, इससे भी एक एरिया निकल जाएगा 190 से। तो जो बड़ा एरिया होगा उससे छोटे एरिया को माइनस कर देंगे, उससे हमें एरिया ऑफ पाथ रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर हम जब देखें कि जब रेक्टेंगल में पाथ हम आउटसाइड बाहर बनाओ तब हम पाथ की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, ओके। तो पाथ की चौड़ाई तो हमें गिवन ही होगा, हम पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। तो जब भी रास्ता हम बाहर बनाएंगे तो सिंपल है, देखिए अंदर में हम क्या करते थे 2 माइनस करते थे, चौड़ाई का दोगुना करके 2 टाइम्स करके माइनस करते थे। लेकिन जब हम बाहर बनेंगे तो उसी लंबाई में 2a जोड़ देंगे, बाहर बनाएंगे तो बढ़ जाएगा तो 2a जोड़ देंगे, फिर जो छोटा एरिया होगा l is to b उसको माइनस कर देंगे, वही हम एरिया ऑफ पाथ बनाएंगे जब रास्ता बाहर बनेगा, ओके। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हो कि पहले जो है 30 मीटर आपका लंबाई था और 25 मीटर चौड़ाई था, उसके बाहर एक रास्ता बनाया गया जो कि 5 मीटर चौड़ा है। तो नया जो होगा ना, नया क्या हो जाएगा आपका लेंथ 30 प्लस 5 दूनी 10 40, और नया जब आपसे चौड़ाई की बात किया जाएगा तो पहले 25 था तो 25 प्लस 5 दूनी 10 तो हो जाएगा 35। एक तो 45 और 35 से लंबाई गुना चौड़ाई करके हम क्षेत्रफल निकालेंगे, 30 गुने 25 से लंबाई से चौड़ाई करके क्षेत्रफल निकालेंगे, और बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो वही हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, ओके। लेकिन जब रास्ता जो है ना रेक्टेंगुलर फील्ड के बीचों बीच चला जाए तब पाथ की चौड़ाई ये यूनिट हो। तो पहले हम क्या करते थे ना, पाथ की चौड़ाई में दोगुना करके माइनस करते थे जब अंदर या बाहर हम रास्ता बनाते थे। लेकिन जब भी हम रास्ता बीचों बीच बना देंगे तब हम सिर्फ चौड़ाई को दोगुना नहीं करेंगे, बस उस डायरेक्ट उसकी चौड़ाई को माइनस कर देंगे। देखिए समझिए आप इसको, जैसा कि ये फिगर है इसमें चौड़ाई 35 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 35 मीटर, और इस फिगर में लंबाई कितना दिया हुआ है 50 मीटर। तो एक तो हम 50 गुने 35 से निकालेंगे एरिया, हम कहां से एरिया निकालेंगे 50 गुने 35 से, ओके। दूसरा जो निकालेंगे तो यहाँ पे जो है ना हमने रास्ता बीचों बीच बनाया, तो जब भी बीचों बीच बनाइए तो डायरेक्ट चौड़ाई को माइनस कर दीजिए, तो नया लेंथ क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 एक हो जाएगा 45, नया लेंथ को मिल गया 45, ऐसे हमको चौड़ाई क्या मिल जाएगा 35 माइनस 5, यहाँ पे 2 टाइम्स नहीं करेंगे चौड़ाई का तो 30 मिल जाएगा। तो 30 और 45 एरिया निकालेंगे और 50 35 से जो बड़ा एरिया होगा उससे छोटे एरिया को माइनस कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब बीचों बीच बनाएंगे तब हम सिर्फ जो है ना डायरेक्ट हम चौड़ाई माइनस कर देंगे, 2 टाइम्स नहीं करेंगे। जब अंदर और बाहर बनाएंगे चौड़ाई का दोगुना करके घटाएंगे। तो इसी का फार्मूला देख सकते हो, एरिया बराबर जो रास्ता बीचों बीच हो तो lb माइनस l माइनस a टू b माइनस a। सेम यही कांसेप्ट आप स्क्वायर में भी यूज करोगे जहां से उसके रास्ता बनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम आगे कवर अप करते हैं। जब कभी भी क्वेश्चन में ये पूछा कि इसमें कितना चीज आ सकता है या कितनी कैपेसिटी है इस फिगर की, तो 2D फिगर में अगर कैपेसिटी या स्पेस के बारे में पूछे तो वहां पे तुम सिर्फ एरिया ही निकाल पाएंगे, तो वहां पे आप एरिया निकालो। लेकिन जब 3D फिगर में आपको पूछे कितना इसमें क्षमता है, इसमें कितनी चीज आ सकती है, तो वो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम निकालो। ये 2D 3D शेप क्या होता है वो देखिए। ये 2D फिगर की बात हो तो 2 डायमेंशनल जिसमें लंबाई और चौड़ाई जैसे साइड सेमी सर्कल स्क्वायर ये सारे 2D शेप हो गए। जो जितने 3D शेप होते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों जैसे प्रिज्म क्यूबॉइड सिलेंडर ये सारे 3D शेप हो गए। अब हम लोग सेक्टर त्रिज्याखंड को देखेंगे। त्रिज्याखंड क्या होता है, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से आपने ये इस दोनों को मिला ये पूरा स्पेस जो हो गया ना ये त्रिज्याखंड हो गया, ओके। तो हम त्रिज्याखंड का कैसे एरिया निकालेंगे वो देखते हैं। त्रिज्याखंड का एरिया बराबर होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसमें आर्क लेंथ आर्क क्या होता है ना, देखिए जैसे ये सर्कल है और सर्कल में ये सेंटर है, सेंटर पे हमने यहाँ पे ये एंगल बनाया तो किस आर्क का यूज किया, इतने ये जो इसका यूज किया यही आर्क है, ओके। तो आर्क आर्क लेंथ पूछेगा चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। अगर हमसे पेरीमीटर परिधि ऑफ द सेक्टर त्रिज्याखंड की परिधि के बारे में पूछ लिया परिमिति के बारे में तो थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर जो 2 गुने रेडियस हो जाएगा। हम लोग अब यहाँ पे सेगमेंट वृत्तखंड को देखेंगे। वृत्तखंड क्या होता है, जब भी एक सर्कल को ऐसे करके तो टुकड़े में बांट दिया जाए, ये छोटा वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट और बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट बोलेंगे। तो सेगमेंट का एरिया क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वृत्तखंड का वो देखिए। ये हो जाएगा एरिया ऑफ वृत्तखंड बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा, ओके। यहाँ पे आपको sin थीटा का वैल्यू थीटा का वैल्यू एंगल का वैल्यू दिया रहेगा, इससे हम निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल जब आयत के अंदर एक हम सबसे बड़े वृत्त को रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल के अंदर सबसे बड़े वृत्त को रखा है, इस वृत्त का त्रिज्या उसके आयत की चौड़ाई का आधा हो जाएगा, r बराबर वृत्त बटे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब हम a यूनिट भुजा वाले दो घन को जोड़ते हैं तो घना बनता है। तो जब a यूनिट वाले दो घन को जोड़ेंगे तो लेंथ जो होता है ना घना का वो 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा तो उस भुजा से वृत्त वही रहेगा, a यूनिट रहेगा और हाइट भी a यूनिट रहेगा। जितने घन को जोड़ेंगे बोला जाएगा 5 घन को जोड़ेंगे और 5 घन की भुजा कितनी 2 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और बाद बाकी जो है ना चौड़ाई 2 ही रहेगा, चौड़ाई 2 ही रहेगा और हाइट भी जो है ना 2 ही रहेगा, ओके। तो ये आप समझ। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला आपको रिवीजन करवा दिया, बस एक प्रिज्म बाकी रह गया और पिरामिड और एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा क्वेश्चन के साथ ही। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके लिए मैं इसे ऑब्वियसली कवर करवाऊंगा। एक वीडियो और होगा जिसमें बेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा, खत्म। उसका मेंसुरेशन खत्म, बार-बार इस दोनों वीडियो को रिवाइज करिए, कहीं से आपको प्रैक्टिस के साथ आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगा दीजिए, आपको कोई डाउट नहीं हो। सो अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए, जरा बीपीएससी टीचर के लिए कर रहे हो तो इनफ हो गया, मैं उससे ज्यादा ही बता दिया इस वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।